ओके ओके, तो हो स्टार्ट रही कर। है। पर ये सर ओके। इतना छोटे छोटे नोट्स क्यों देते हो? जो भी नोट्स आप खुद से प्रोवाइड करते हो ना, तो वो इतने छोटे छोटे दिखते हैं कि पता नहीं बस क्या। A4 साइज में क्यों नहीं देते सर? जो पैसे पीडीएफ हाँ होती हाँ है हाँ। या किसी इधर, जैसे मीनाक्षी मैम की, मोनू सर की, इधर उधर की होती है, वो तो सही रहते हैं। और आप जो खुद प्रोवाइड करते हो ना, वो आप खुद देखना, जितनी भी आपने प्रोवाइड करी ना, सब इतनी इतनी सी हैं कि बहुत ही छोटी छोटी सी। अब पता नहीं और सबको दिखता है कि नहीं, मैं तो, मेरे को तो चश्मा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत ही डिफिकल्टी होती है हाँ देखने में। मैम, बाकी थोड़ा सा हर चीज मतलब परफेक्ट नहीं होती, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे जब मैंने सर यूजीसी नेट अब की तैयारी करी थी। मोबाइल में हाँ हम देखेंगे तो इसको हाँ जूम हाँ। करके देखने के लिए तो जरूरत है। और जी जी। अगर चलो ठीक है, जूम में नहीं देख पा रहे, तो हम अगर A4 साइज में निकलवाएं तो उसमें भी तो सर नहीं टाइम दिखता ना, वेस्ट हो उसमें रहा है भी सर। इतना इतना से दिखता है। हाँ हाँ ठीक है, अब ऐसा कोशिश करेंगे ये कर लें। बाकी चीजें मतलब हर बार हमारी मतलब उसके इच्छा के मुताबिक नहीं हो पाती। जैसे मैंने जब नेट की तैयारी करी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मुझे डिफॉर्मेटली टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसके फोटो क्लिक कर लेता था और ग्राउंड में बच्चे की जब प्रैक्टिकल क्लास रहती तो उस समय मैं ये पढ़ता था। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ते मैंने नेट जेआरएफ निकाली। तो कभी भी वो परफेक्ट सिचुएशन नहीं होती, हमें वो मेंटेन करके थोड़ा सा करना पड़ता है। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ हाँ, स्टार्ट करो। ठीक है ठीक है। ओके। हाँ, तो मतलब वही है कि चीज़ें हमेशा परफेक्ट नहीं होती, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी आप जो बोल रहे हो ठीक है, वो हम कर देंगे। अब दिख रहा है आपको शो हो रही स्क्रीन? आगे स्टार्ट करते हैं हम क्लास। हमारा टाइम भी हो गया, नहीं नहीं करके 5-10 मिनट वो हो गए। चलो। हाँ, ये ड्रॉप पे आ गया। जैसे हमने कुछ वायरस के बारे में डिस्कस करता है, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कॉमन कोल्ड रेनो वायरस से होता है, ठीक है। ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, जो कॉमन कोल्ड है वो कौन सा जो पैथोजन है वायरस होता है उसमें, तो रेनो वायरस होता है। कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उसका टेस्ट कैसे होता है, ये इस तरह की मैंने एक स्मॉल पीडीएफ बनाई है, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हमें फंगल डिसीजेस यहाँ तक तो हमने कर लिए थे, मेन डिसीजेस सारे। हमें बस एक फंगल और एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी हमने पढ़ लिया था। बस हमें फंगी डिसीज कुछ पढ़ने थे, जो फंगल इन्फेक्शन से होते हैं। ये जनरली स्किन इन्फेक्शन होते हैं। इसमें से कुछ कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। ऐसे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि एथलीट फुट किसके कारण होता है, तो जो टेनिया पेटिस होता है, ठीक है, एक फंगस होता है, उसके कारण ये होता है, ठीक है। स्किन को इफेक्ट करता है, क्लिनिकल इवेल्युएशन, और इससे पता चल जाता है, ठीक है। मसल बायोप्सी टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद ये कैंडिडियासिस एक डिसीज रहता है, ये कैंडिडा एल्बिकेनस, ये अलग अलग थोड़े से अजीब नाम है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये फंगस के कारण होता है। उसके बाद एक एस्पिर एस्पिरगिलोसिस, ठीक है, ये डिसीज फंगी जो ये फंगी है, फंगस है, इसके कारण होता है। वैसे 3-4 चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली थी। और जनरली एक जो आप डायरेक्टली उस पर आए थे हम, हाँ, कुछ मेन मेन टॉपिक जो रिपीट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेना। जैसे क्या होता है, ये HIV एड्स हो गया, उसके बाद हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। जैसे मलेरिया डे कब आता है, जो HIV एड्स है उसका डे कब आता है, हेपेटाइटिस डे कब आता है, ठीक है। इसके अलग अलग जो नेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं वो कब चलते हैं, ठीक है। किस सिस्टम को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस लीवर को, ये इम्यून सिस्टम को। इसके टेस्ट पढ़ लेना, जैसे HIV का क्या था, एक वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट और एक एलिसा टेस्ट, ये दो होते हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। उसके बाद ये टेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, तो यहाँ पे हमारा डिसीज खत्म हो जाता है। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। जो हमारी 6th यूनिट है, लाइफ स्टाइल डिसीज PPT, ये नहीं है, स्वॉट एनालिसिस यही है। मैंने स्क्रीन चेंज करी, आपको शो हो रही है? एक जन कोई भी बोल दीजिए। यस सर, हो रही है। ठीक है ठीक है। ये फंगस, स्केबीज, एथलीट फुट, ये तो बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये 3-4 डिसीज है, ये रिपीट होते हैं हर बार, ठीक है, घुमा फिरा के। तो ये थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ड्यूटीज ऑफ कोच। हाँ, अभी थोड़े से ऊपर नीचे हो गए सीक्वेंस इसका, जैसे उसमें 4-5 टॉपिक है, तो हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कोच की ड्यूटीज क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करना। सबसे पहले तो कोच क्या करता है, पीरियडाइजेशन बनाता है, जो साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड होती है, ठीक है।
ये वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। और इसका डायरेक्टली क्वेश्चन है कि यादा पीरियोडाइजेशन की, जो मॉडर्न पीरियोडाइजेशन है उसके फादर कौन कहे जाते हैं? तो एलपी मिथवेव जो है वो कहे कहे जाते हैं। और अभी एक और, अभी आजकल कोचेस अपना रहे हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज, एडम बोम्पा कर हैं, उनकी बहुत बढ़िया बुक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। तो एक वो बोम्पा का ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा जो मॉडर्न पीरियोडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो उनने दिया है। और जो पीरियोडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? एलपी मिथवेव ने। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो सबसे पहला काम क्या होता है कोच का? सर सन। कि एथलीट, हाँ बोलिए। सर सन मैं कंफ्यूज हूँ सर, 1956 या 1954? किस चीज का सन? सर एलपी मैथ्यू ने जो दिया है ना ये सर, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं पीरियोडाइजेशन। मतलब इसका ईयर तो मुझे भी ध्यान नहीं है। बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था ओके। कि जो पीरियोडाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है। क्योंकि कोच का सबसे पहला काम क्या होता है? ट्रेनिंग करवाना है एथलीट को। और ट्रेनिंग के लिए वो क्या अपनाएगा? पीरियोडाइजेशन। और पीरियोडाइजेशन से क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें से ये क्वेश्चन बना था कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। जैसे हम कहते हैं ना, फादर ऑफ किन्सियोलॉजी बायोमेकेनिक्स कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है फादर ऑफ मॉडर्न, मतलब किसने दी है थ्योरी पीरियोडाइजेशन की? तो एलपी मिथवेव ने दी है, ठीक है। और मॉडर्न थ्योरी बोम्पा कर एक है, बहुत बढ़िया बुक है उनकी, नेट पे मिल जाएगी, तो उन्हें दी है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है कोच का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना खिलाड़ी का, खिलाड़ी को एनालाइज करना, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। SWOT, स्वॉट एनालिसिस। मतलब अपने खिलाड़ी की स्ट्रेंथ क्या है। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? ऐसा तो नहीं फोन छोटे हैं? सर क्लियरली विजिबल है। ओके ओके, हाँ। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन गया था? स्वॉट एनालिसिस। मतलब हमारे खिलाड़ी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है उसके लिए, और थ्रेट्स, मतलब क्या क्या चीजें उसके लिए थ्रेट्स है। तो इस चीज का कोच एनालाइज करता है। और फिर स्मार्ट गोल बनाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्मार्ट गोल, ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, ठीक है, रियलिस्टिक और टाइम बॉन्ड, ये होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इस टॉपिक से स्वॉट एनालिसिस और स्मार्ट। फिर हम एनालाइज करेंगे खिलाड़ी का, क्या क्या कमियां हैं, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट्स है। जैसे अगर खिलाड़ी की हमारे हाइट कम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहेगी, तो अगर वो वेट लिफ्टिंग वाले स्पोर्ट्स में जाएगा तो बेनिफिशियल रहेगा। अगर उसका आर्म स्पेन लंबा है, ठीक है, मतलब उसके हाथों आर्म्स की लंबाई ज्यादा है, तो मतलब रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स हो गए उसमें हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके गोल्स बनाना है, गोल्स कैसे होना चाहिए? स्मार्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। गोल्स भी क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, जो खिलाड़ी की एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये प्लान बनाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। ये हो गया पहला काम कोच का, टेक्निक और टेक्टिकल कोचिंग। ये अब प्लान बनने के सर इनका बाद फुल फॉर्म बताना सर प्लीज एक बार। स्वाट का मैंने बताया था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। और स्मार्ट का बताया था मैंने। उसके बाद हम गोल बनाएंगे, गोल कैसे होना चाहिए खिलाड़ी के? स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टी से टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो सर प्लीज शॉर्ट एक बार टर्म, लिख दो ना हाँ, सर उधर। शॉर्ट टर्म गोल बनते हैं, लॉन्ग टर्म गोल बनते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब मान लो कोई किसी को मान लो इस साल कंपटीशन खेलना है, कोई वेट लिफ्टर्स को कंपटीशन खेलना है, तो शॉर्ट टर्म गोल बनेगा उसका। बाकी एक जो बच्चा है, मान लो 6 साल का बच्चा है, अब उसको वो ट्रेनिंग के लिए आया, तो उसका लॉन्ग टर्म गोल बनेगा, ठीक है। 12 से 15 साल तक का एक टाइम पीरियड लेके चलेंगे हम, कि इसमें मोटर एजुकेबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा रिफ्लेक्सेस डेवलप करेंगे इसको धीरे धीरे, जिम्नास्टिक्स कराएंगे, उसके अंदर बैलेंस कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। फिर धीरे धीरे उसको जो हम वीडियोस वगैरह दिखाएंगे गेम्स की, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक मोटर कंट्रोल डेवलप करेंगे। फिर 16 साल की एज तक उसको कंपटीशन खिलाएंगे हम, फिर उसकी कमियां दूर करेंगे। फिर 12 साल, फिर 21 साल तक में उसकी पीक परफॉर्मेंस अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पीरियोडाइजेशन बनता है। तो ये यहाँ पर बात की है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल और टेक्टिकल कोचिंग। अब ये भी आपको टेक्निकल और टेक्टिकल कोचिंग दी है, जो टेक्निक्स होती है स्पोर्ट्स की वो सिखाना है आपको, टेक्टिक्स सिखाना है, अलग अलग होती है, ठीक है। हर स्पोर्ट्स में अलग अलग टेक्टिक्स होती है। जैसे क्रिकेट में क्या हुआ, मान लो कोई क्रिकेटर बहुत फ्लो में है, एक फ्लो स्टेट होती है, ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या आती है? एक फ्लो स्टेट आती है। उस फ्लो स्टेट में व्यक्ति जब चले जाता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मान लो उसके हाथ में इंजरी हो गई, हेड में इंजरी हो गई, उसको उस इंजरी का पता नहीं चलेगा, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करता है खिलाड़ी? थोड़ा सा एक पोज ले लेता है। जैसे 2016 का जब हुआ था वो, किसका था मैच, एक तो अपनी पीवी सिंधु थी और एक कैलोरीना मरीन थी। तो पीवी सिंधु लगातार पॉइंट ले रही थी, तो जो कैलोरीना मरीन थी उसने क्या करा, उसका फ्लो तोड़ने के लिए उसने इंजरी का नाटक किया, ठीक है। और 5 मिनट का फ्लो, 5 मिनट का उसने ब्रेक ले लिया। उसके बाद फिर पीवी सिंधु उस फ्लो स्टेट से बाहर आ गई, वापस उस, मतलब उस रिदम को पकड़ नहीं पाई, और फिर वो मैच गोल्ड मेडल का हार गई थी। फिर वहां पे सिल्वर मेडल लगा था पीवी सिंधु का।
तो ये सब टेक्निक और टेक्टिक्स कौन सिखाता है? कोच सिखाता है। एनालाइज करना अपोनेंट को, मतलब वो कैलोरीना मरीन ने क्या करा, एनालाइज कर लिया था कि फ्लो स्टेट में अगर ऐसे ही मैच चलता रहा तो मैं तो हार जाऊंगी। तो उसने क्या करा, थोड़ा सा पोज लिया, फिर स्प्रे वगैरह करा, और फिर जब वो पीवी सिंधु उस समय बोल भी रही थी कि गेम स्टार्ट करवाइए। तो इस तरह की टेक्निक और टेक्टिक्स कौन सिखाता है? कोच सिखाता है, ठीक है। इंडिविजुअल टीम परफॉर्मेंस ये सब रहता है, तो ये कोच का काम हो गया। मोटिवेशन और मेंटल कंडीशनिंग, अब ये भी कोच को करना रहती है। इसमें अलग अलग मेथड्स आती है, जैसे गोल सेटिंग थेरेपी, गोल सेटिंग थेरेपी रहती है। गोल सेटिंग जैसे मैंने आपको बताया कैसे होना चाहिए, गोल स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इमेजनरी टेक्निक होती है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इमेजनरी टेक्निक, इमेजनरी टेक्निक क्या होती है? हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोच हूँ, मैं खिलाड़ी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप आंख बंद करो, इमेजिन करो कि आप ग्राउंड में जा रहे हो, जो आपके फेवरेट शॉट्स है आप लगा रहे हो, और वो शॉट्स लग रहे हैं, ठीक है, आप सेंचुरी मार दिया आपने, इस तरीके से अपन बोलेंगे, और वो माइंड में इमेजिन करेगा। इससे उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और वो अच्छा परफॉर्म कराएगा। जो बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे उसेन बोल्ट, माइकल फेल्प्स, तो ये क्या करते हैं, गेम शुरू होने के पहले ये माइंड में इमेजिन करते हैं कि मतलब गन फायर हुई, शूट हुई, और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, रेस खत्म हुई और मैं फर्स्ट आ गया, इस तरीके से वो इमेजिन करते हैं। और वैसे उनके साथ होता है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं काम करती है। और रिहेबिलिटेशन में भी काम आती है। जब मान लो कोई खिलाड़ी इंजोर्ड हो गया है, उसको इंजरी लग गई है, तो वो डिप्रेस हो जाता है कि मेरा इतना अच्छा करियर चल रहा था, डिप्रेस हो गया। तो उस समय भी जो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होता है वो आता है, और इस तरीके की टेक्निक्स उनको करता है। उसके बाद एक जेकब्सन पियर्सन रिलैक्सेशन मेथड होती है, ठीक है। इस तरह की मेथड्स होती है, तो ये काम आती है। तो इस तरीके से क्या करता है जो कोच होता है, वो मेंटल कंडीशनिंग करता है और मोटिवेशन करता है। जैसे हमारा रेसलिंग हो गया, तो रेसलिंग में मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। तो कुछ कुछ एक्सरसाइज हमारे कोच ऐसी करवा देते हैं जिससे हम मेंटली टफ बन जाए, ठीक है। जैसे मान लो 8-0 का स्कोर हो गया है, और 10-0 पे बाउट खत्म हो जाएगी, तो उस समय कैसे कमबैक करना है। तो अगर आप मेंटली टफ होगे तो ओवरकम कर लोगे। या फिर एग्जाम में मान लो आप पेपर लगा रहे हो, तो उससे भी ये सब चीजें डेवलप होगी, मेंटल टफनेस, और आपका एंडोरेंस बिल्ड होगा, ठीक है। अरे एक मिनट बोलवा लेना यार कहाँ प्रवीण जी, ऐसे इसका कर ऑप्शन भी नहीं पता है एक तो, मतलब कि म्यूट कैसे करते हैं सभी को। और आप थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो। देखो, जो सर नोट्स बनाने का बोलते हैं उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन रहता है। आपके जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व रहेंगे स्टडी में, आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, समझ रहे हो। एक तो आप देख रहे हो स्क्रीन को, एक मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो, एक आपका देखने वाला सेंस काम कर रहा है, आप सुन रहे हो, आपका हियरिंग वाला सेंस काम कर रहा है, ठीक है। और अगर आप लिखोगे तो काइनेस्थेटिक सेंस एक और इन्वॉल्व हो जाएगा। जितने ज्यादा सेंसेस स्ट्रांग होते हैं, लर्निंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसलिए आपको बोलते हैं कि यहाँ पर बोलते, जब हम क्लास ले रहे हैं तो अपने नोट्स बनाया करो। अब जैसे कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं किसी तरीके से, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। और इसके पीछे की ये जो मैं बोल रहा हूँ बातें, ये रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। इसके ऊपर रिसर्च हुई है, और जितने ज़्यादा सेंस आपके इन्वॉल्व रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग स्ट्रांग रहेगी। इसलिए जो सर बोलते हैं कि आप क्या करा करो, चीज़ों की पिक्चर भी देख लिया करो। जैसे मान लो हॉकी स्टिक है, तो उसकी पिक्चर देख ली, उसका मेजरमेंट की पिक्चर देख ली, गोल पोस्ट का मेजरमेंट देख लिया, तो क्या होगा, आप ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व है आपके उसमें। आप एक तो पढ़ रहे हो, एक आप देख रहे हो, एक आप लिख रहे हो, 3 सेंस इन्वॉल्व हो गए, तो आपकी लर्निंग स्ट्रांग रहेगी, ज़्यादा समय तक रिटेंशन रहेगा माइंड में, ठीक है। इनकरेजिंग टीम वर्क और डिसिप्लिन, तो इस तरीके से मेंटली क्या करता है कोच, एक खिलाड़ी को तैयार करता है, ठीक है। इंजरी प्रिवेंशन, अब देखो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोमेकेनिक्स का नॉलेज होगा कोच को, तो इंजरी नहीं होगी बच्चे को। ओवर ट्रेनिंग हो रही तो वो समझ जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक ट्रेनिंग देगा एक तरीके से। फिटनेस लेवल कैसा है, उसकी रिकवरी कैसी है, फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो वो रिहेबिलिटेशन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉलेज होना चाहिए। एथिकल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, मतलब हमें ऐसा नहीं करना है कि हम पार्शियलिटी करें। हम जैसे मान लो कभी कभी हमारे स्कूल में टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम थोड़ा सा पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फेयर प्ले होना चाहिए, और स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। फॉलोड एंटी डोपिंग रूल्स, हाँ, जो एंटी डोपिंग रूल, इसके हमने पूरा पढ़ रखा है, एंटी डोपिंग रूल्स का फॉलो करना है, ठीक है। और रोल मॉडल, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोच होता है वो एक रोल मॉडल होता है एथलीट्स का, ठीक है। हम भी जब कोचिंग करते थे, मतलब हम भी जब प्रैक्टिस करते थे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोच देख रहे हैं, तो उनके सामने हमको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। तो एक तरीके से रोल मॉडल बन जाते हैं जो कोच रहते हैं वो एथलीट के। तो ये एक होता है। लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, और इवेल्युएशन परफॉर्मेंस, हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, इवेल्युएशन करना है, परफॉर्मेंस एनालाइज करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो किसी बच्चे के अंदर एंडोरेंस कम है, और आप उसको मान लो एंडोरेंस कम है, और उसको आप पावर की ट्रेनिंग करा रहे हो। उसके अंदर कमी है एंडोरेंस की, और आप करा रहे हो उसको पावर ट्रेनिंग सभी को। तो उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा खिलाड़ी को। जैसे आप टेस्ट लगा रहे हो सभी, किसी का हेल्थ एजुकेशन टॉपिक वीक है, किसी का टूर्नामेंट वीक है। अब मैंने टूर्नामेंट के 50 क्वेश्चन दे दिए। अब जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग है टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट के 50 क्वेश्चन लगाएगा,
तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। बाकी उसके लिए हो सकता है जिसका टूर्नामेंट टॉपिक वीक हो। इसलिए सभी का जो पीरियडाइजेशन है, सभी की जो स्ट्रेटजी है वो गेम की हमारे, वो अलग अलग बनती है। ठीक है। विराट कोहली की अलग बनेगी, धोनी की अलग बनेगी, क्योंकि सभी के अंदर अलग अलग कमियां हैं। अब एक एडवांस लेवल पे आ गए, हमको हम बेसिक नहीं सिखाएंगे। तो इस तरीके से कोच का काम क्या होता है, एक इवेल्युएशन करना और परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना, और फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना। ठीक है। मतलब आपको एंड्योरेंस की फिर प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है। आप 4 हफ्ते तक एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करोगे, तो जो आपका पल्स रेट है, मान लो 72 है आज, और फिर 4 हफ्ते बाद आपका पल्स रेट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्योंकि क्या हो गया, आप एंड्योरेंस की ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो गई है। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ अ कोच, अब ये देखो, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशन, ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं बीपीएड एमपीएड होना चाहिए, इसके बारे में तो पढ़ ही रखा है। उसके बाद एनआईएस भी एक सर्टिफिकेशन डिप्लोमा है। अब हो सकता है सिलेबस किसी एनआईएस कोच ने ही डिजाइन किया हो, क्योंकि एथलेटिक्स को अलग से मेंशन, और हो सकता है वो एथलेटिक्स का हो। जब आप सिलेबस पढ़ो तो इसी कोशिश क्या करो कि आप बात, कोई आपसे बात कर रहा है, या फिर जब आप पेपर पढ़ते हो, ये जब क्वेश्चन पेपर लगाते हो, कोशिश करा करो कि मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, क्या कहना चाह रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इस तरीके से आप उसकी साइकोलॉजी पढ़ पाओगे। ठीक है। हो सकता है ये कि किसी ऐसे व्यक्ति ने सिलेबस डिजाइन किया हो जिसने एनआईएस कर रखा है, एथलेटिक्स का प्लेयर हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन वो ज्यादा पूछेगा। ठीक है। ये चीज मैं भी कोशिश करता हूँ कि हम साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करें जो पेपर बना रहा है उसकी, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। कभी कभी कोई पेपर, आप क्वेश्चन पेपर ऐसा लगा रहे हो जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर वन 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 ही है। ठीक है। तो हो सकता है उसकी कुछ साइकोलॉजी हो, ज्यादातर उसने वन रखी हो। या फिर कोई क्वेश्चन पेपर आप ऐसा लगाओगे जिसमें ज्यादातर ऑप्शन क्या रहेंगे, थ्री 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 रहेंगे। तो कभी आप उसके ऊपर तुक्का भी थ्री लगाओगे, अगर नहीं आ रहा है तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या है, साइकोलॉजी पढ़ने का वो रहता है कि आप थोड़ी साइकोलॉजी भी पढ़िए पेपर सेटर की, या फिर जो सिलेबस डिजाइन कर रहा है उसको साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करिए कि वो क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको काम आएगी। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, एनआईएस से आपने सर्टिफिकेट किया हो, इसकी तो अलग से सर ने क्लास ली है एक, इसके बारे में। और नेट सेट के बारे में आपको पता ही होगा। अगर आपको रिसर्च करना है तो यूजीसी नेट, या फिर आपको हायर पोस्ट के लिए जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्टर के लिए जाना है आपको, ठीक है, खेल विभाग में, तो उसके लिए आपको नेट सेट या फिर पीएचडी करना पड़ेगी। एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, अभी एक्सपीरियंस ट्रेनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्लेइंग और कोचिंग द स्पोर्ट्स। आपके अंदर क्या होना चाहिए, अमित यादव वेटिंग, हाँ एडमिट कर लिया मैंने भी। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, अब इसमें क्या होता है, हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्लेइंग और कोचिंग द स्पोर्ट। हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी आपने वो गेम खेला ही नहीं और आप उसकी कोचिंग दे रहे हो। ठीक है। इंटर्नशिप, असिस्टेंट कोचिंग रोल्स, हाँ कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह, कोचिंग, मतलब आप कहीं ना कहीं आपके गेम का आपको एक डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। ये कहने का मतलब है इस पॉइंट का। सर्टिफिकेट, लाइसेंस, ये भी मैंने बताया था। जैसे फीफा हो गई, हमारे रेसलिंग में UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब जैसे क्रिकेट में कौन हो गई, बीसीसीआई, तो ये क्या कराएगी, कोच का कोर्स करवाएगी ये। और जो कोर्स व्यक्ति करा हुआ रहेगा वही एम्पायरिंग रेफरशिप करेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी अलग अलग फेडरेशन रहती है। अब इसमें एक एथलेटिक्स का पढ़ लेना है, क्रिकेट का पढ़ लेना, फुटबॉल वगैरह, मेन मेन स्पोर्ट्स का थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। ठीक है। फर्स्ट एड, सीपीआर सर्टिफिकेशन, अब आपको जो कुछ बेसिक फर्स्ट एड की किट आपके पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सी कार्डियो पल्मिनरी, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, सीपीआर, कार्डियो पल्मिनरी रेसिटेशन, ऐसा करके इसका फुल फॉर्म रहता है, सीपीआर रहता है। ठीक है। किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो वो प्रोसेस रहती है, भी एक बार पढ़ लेना आप। स्किल्स एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स, स्ट्रांग लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। आप बात करोगे तभी तो आप किसी की साइकोलॉजी समझ पाओगे। ठीक है। बच्चों को क्या प्रॉब्लम, आप कैसे समझोगे, उससे बात करके, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आप उसको वो कर सकते हो। ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग फॉर गेम स्ट्रेटजीज, मतलब आपके अंदर रणनीति बनाना आना चाहिए आपको, पेशेंस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए स्पोर्ट्स साइंस और फिटनेस का। ठीक है। ये भी हम अलग से यूनिट पढ़ चुके हैं, स्पोर्ट्स साइंस। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। कोच रोल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, हाँ अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या क्या रोल रहते हैं, अब ये पॉइंट एक ही है, बाकी घुमा फिरा के वही कुछ ना कुछ रिपीट होंगे। ठीक है। फिजिकल मैनेजमेंट मतलब मॉनिटरिंग फिटनेस लेवल, फॉलो अप, डाइट रूटीन, वही सब आपको क्या करना है। एक तो फिजिकल मैनेजमेंट करना है, मतलब जो उसकी फिजिकल, मतलब जैसे एक्सरसाइज कर रहा है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है कि नहीं, बैलेंस डाइट ले रहा है कि नहीं। अब डाइट भी अलग अलग रहेगी, जिस दिन उसने पावर की ट्रेनिंग करी है उस दिन उसकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जिस दिन उसने एंडोरेंस की ट्रेनिंग करी है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहेगी डाइट में। तो इस तरीके से हमको मॉनिटर करना है। अगर कोई वेट स्पेसिफिक गेम है तो हमें वो भी देखना पड़ेगा, वेट मेंटेन करके चलना ही है कि नहीं। तो ये सब फिजिकल उससे रिलेटेड है। ठीक है। वार्म अप प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, अगर बिना वार्म अप के जाएगा खिलाड़ी तो इंजरी हो जाएगी। स्ट्रेचिंग कर रहा है कि नहीं, रिकवरी एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं। ठीक है। इस रिकवरी के लिए आइस बात हो गई,
स्टीम बाथ हो गई, ये सब लेते हैं, ठीक है। इसमें भी और डीप में जाएगा तो वो आ जाएगा। स्टीम बाथ का जो वो रहता है, रूम रहता है, उसकी लेंथ और मेजरमेंट क्या होते हैं, प्रॉपर मेडिकल चेकअप, कोऑर्डिनेशन। हाँ, जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके साथ पूरी टीम चलती है, जैसे नीरज चोपड़ा का आप पढ़ोगे, एक बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट था उनका, जो उसका उनका मूवमेंट था, छोटा रनवे लेते थे, वो फिर पूरा एक बैक आर्क करते थे और फिर जेवलिन थ्रो करते थे। तो ये सब इन्हीं के काम थे, कोच के। एक बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट था नीरज चोपड़ा के साथ, एक एक अपना फिजियोथेरेपिस्ट था उनके साथ, इस तरीके से एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट था। तो ये सभी मिलके काम करते हैं, तब जाके एक खिलाड़ी पीक परफॉर्मेंस अपनी दे पाता है, ठीक है। तो वही सब लिखा है इसमें, फिजियोलॉजिकल और मेंटल मैनेजमेंट, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा था, किस तरीके से साइकोलॉजी को मैनेज करता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं खिलाड़ी की लाइफ लाइफ में, इंजरी वगैरह होना, ये होना। जैसे मैंने आपको बताया था, गोल सेटिंग थेरेपी बताई थी, ठीक है। और इमेजनरी टेक्निक, जेकब्सन रिलैक्सेशन मेथड बताई थी। किस तरीके से प्रेशर हैंडल करना है, जैसे मैंने आपको इमेजनरी टेक्निक बताई थी। और आप क्या कर सकते हो, कुछ उसको बिल्डअप टूर्नामेंट खिला सकते हो, ठीक है। जैसे जो उसका मेन टूर्नामेंट है उसके पहले, जैसे मान लो आपकी एग्जाम 15 तारीख को है, उसके पहले ही हमने आपको पेपर लगवा दिए, तो उससे क्या होगा, आप समझ जाओगे किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेशर हैंडल करना है। आपके पास समय कम बचा है तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन टिक करना है, ठीक है। आप जब एंजाइटी हो रही है तो आपको किस तरीके से ओवरकम करना है। तो अगर आप उसी कंडीशन में पेपर अभी लगाओगे तो क्या होगा, ये सब चीजें आप ओवरकम कर लोगे, ठीक है। फिर उस समय मान लो प्रेशर आ रहा है, 20 क्वेश्चन बाकी है, और 3 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, 6 मिनट बाकी है, तो आप लगा नहीं पाओगे क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी। ऐसे खिलाड़ी है, उसको मान लो मुझे कुछ मैच खिलाना है रेसलिंग का, स्टेट लेवल का मैच खिलाना है, तो उसके पहले मैंने क्या करा, उसको एक छोटे मोटे टूर्नामेंट खिला दिए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जो उसकी गलतियां थी वो मैंने वहीं पर पकड़ ली, और वहीं पर मैंने उसकी गलतियां सुधार दी। तो जो बड़ा टूर्नामेंट है वहां पर वो ऐसी गलतियां नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही मैंने उसको कॉम्पिटिशन खिला दी, साइकोलॉजी समझ लिए। मान लो अगर वो डर रहा है, पसीना आ रहा है उसको कॉम्पिटिशन के पहले, तो मैं कुछ ना कुछ तरीके बताऊंगा उसको, जिससे जो मेन कंपटीशन है उसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है। स्किल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अब ये उसकी स्किल और परफॉर्मेंस को मैनेज करना है आपको, स्किल उसकी आपको देखना है, एनालाइज करना है। बायोमैकेनिक्स का अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा तो आप उसके मूवमेंट को एनालाइज कर पाओगे। ऐसा तो नहीं कि वो कम ताकत लगा रहा है, और या फिर ज़्यादा, मतलब जैसे मान लो हमारा रेसलिंग गेम है, तो अगर वो जब अटैक नहीं कर रहा है थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए उसको, और जब अटैक करेगा उस समय मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मतलब आपको बायोमैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप क्या कर पाओ, आपके खिलाड़ी की मूवमेंट को समझ पाओ, या फिर जैसे मान लो वेट लिफ्टर है तो आप मूवमेंट को समझ पाओ कि किस तरीके से वो कम ताकत लगा के ज्यादा फोर्स आउटपुट जनरेट कर पाए। तो ये सब कब होगा, जब आपको बायोमैकेनिक्स का अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है। इसके भी स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं पटियाला में, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ये भी आपको सिलेबस में है, जैसे डिप्लोमा इन परफॉर्मेंस एनालिसिस या फिर गेम एनालिसिस करके अलग अलग कोर्स होते हैं। ये भी आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। एनालाइजिंग स्ट्रेंथ वीकनेस, हाँ, जैसे मैं आपको ऊपर बताया था स्वाट एनालिसिस, SWOT एग्जाम में भी आया हुआ है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। तो क्या करना है कोच को, ये एनालाइज करना है, वीडियो एनालिसिस, डेटा ड्रिवन। हाँ, अब इसके भी किनोविया और अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, ब्लू डार्ट, किनोविया, ये सॉफ्टवेयर आते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था शायद, ब्लू डार्ट, किनोविया। तो इससे भी क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं खिलाड़ी की, जो हमारा खिलाड़ी है उसकी वीडियो बनाएंगे, मान लो कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, उसकी हमने वीडियो बनाई, फिर उस वीडियो को सॉफ्टवेयर में डालेंगे, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे कहाँ पर हमारे खिलाड़ी की मूवमेंट में कमी आ रही है, या फिर कैसे हम उसका मूवमेंट इंप्रूव करें, तो वो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ पाए। डिसिप्लिन, बिहेवियर मैनेजमेंट, हाँ, अब डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, ठीक है, हमें स्पोर्ट्समैनशिप की वैल्यूज होना चाहिए उसके अंदर, टीम रूल्स, एथिक्स, ये सब उसको फॉलो करना है। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, इसकी भी मैंने अलग से लास्ट में स्लाइड बनाई है, आगे के इसमें आएगा किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है, ये भी एग्जाम में आई हुई है। कुछ 3 4 टेक्निक है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसको रूल्स बताना, ठीक है, एथिक्स बताना, गेम के रूल्स क्या हैं। अगर उसको रूल्स ही नहीं पता होंगे, जैसे मान लो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में रोटेट होना है, साइकिल साइकिल वाइज हमें रोटेट होना है, अब उसको पता ही नहीं है तो वहां पर जाके गेम में क्या करेगा, वो सही से परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर वो क्या बोलेंगे, आपके कोच ने बताया नहीं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, तो डिसिप्लिन, अब जैसे मान लो अब उसने ट्रेनिंग करी है खिलाड़ी ने, तो जब जाके वो रेस्ट लेगा तो उसके मसल फाइबर जो डैमेज हुए हैं, तो वो सही समय पर रेस्ट लेगा, पंक्चुअल रहेगा, टाइम पर आएगा सेंटर पर। तो ये सब चीज़ें भी किसको डेवलप करना रहती है, कोच को ही डेवलप करना रहती है। करियर एंड प्रोग्रेशन मैनेजमेंट, अब उसके करियर का मैनेजमेंट, ठीक है, किस तरीके से प्लानिंग, स्कॉलरशिप, गाइडेंस, ये सभी गाइडेंस का खेल रहता है। मतलब सही गाइडेंस जिस खिलाड़ी को मिल जाता है वो बहुत आगे लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है। अगर साइंटिफिक ट्रेनिंग कर रहा है, वो सही डाइट ले रहा है, उसको सही पता है स्कॉलरशिप क्या क्या मिलती है, ठीक है, क्या क्या योजना है, सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से करियर प्लानिंग करनी है, और स्पॉन्सर किस तरीके से लेना है, स्पॉन्सर्स भी बहुत बार हेल्प करते हैं,
ठीक है। अलग अलग स्पॉन्सर्स, जो हमारा रेसलिंग है उसको टाटा मोटर्स स्पॉन्सर करता है, ठीक है। अलग अलग चीजें रहती है। और हमारी गवर्नमेंट भी कुछ कुछ स्कीम चलाती है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, टॉप्स स्कीम हो गई, ठीक है। तो ये सब हो गया हायर लेवल कंपटीशन। और फिर क्या करना उसको हायर लेवल, जैसे मान लो पहले जिला लेवल पर अच्छा खेल लिया, फिर उसको स्टेट के लिए तैयार करना, स्टेट है फिर नेशनल के लिए तैयार करना, नेशनल अच्छा खेल लिया फिर इंटरनेशनल के लिए तैयार करना। तो इस तरीके से उसका एक प्रोग्रेसिव पीरियडाइजेशन बनता है। ये भी कौन करता है? एक कोच ही करता है, ठीक है। पीरियडाइजेशन, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से। एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, हाँ मतलब आपको किस तरीके से जाना है, आपका वेन्यू का टाइम क्या है। मान लो आपकी 9 बजे से कंपटीशन स्टार्ट हो रही है, तो आपको उसके पहले पहुंचना है। कौन कौन सी टीम्स आ रही है, कौन सी टीम अच्छी है, उनके साथ कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, आप किस तरीके से जाओगे टूर्नामेंट के वेन्यू पर, किस तरीके से आओगे, आप कहाँ पर रहोगे। ये सब भी किसे करना रहता है? कोच को ही करना रहता है, ठीक है। सेफ्टी ध्यान रखना है आपको सब उसकी। तो ये सब हो गया। अब स्पोर्ट्समैन मैनेजमेंट, ये भी वही चीज़ आ गई, वापस से रिपीट हो रही है। इसमें वही लिखा था खिलाड़ी कोच किस तरीके से मैनेज करेगा, तो वही फिजिकल मैनेजमेंट। ये मतलब स्लाइड रिपीट हो गई है, वही है, और ये हिंदी में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं हम। एक टॉपिक ये था कोच और खिलाड़ी की रिलेशनशिप कैसी होना चाहिए, ठीक है। और एक कोच और स्पेक्टेटर्स का कैसे होना चाहिए, तो ये कुछ की पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। मेंटरशिप, पहला तो जो है आपका फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट होना चाहिए कोच के ऊपर आपका, कि ऐसा नहीं हो कि ये कोच जो बोल रहा है आप सुन ही नहीं रहे हो, कि यार इसे तो नॉलेज ही नहीं है, और वो जो बता रहा है आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर उसका बहुत सा नुकसान होता है। जैसे हम भी जब कोचिंग, जब मैं भी जब खिलाड़ी था, तो मेरे कोच बहुत सी चीजें बोलते थे कि ये रनिंग कर लो, ये कर लो, तो हम बीच में रुक गए, दौड़ लगाने जा रहे हैं हम रनिंग करने, 5-10 मिनट रनिंग करी फिर रुक गए। बाकी जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अब पढ़ते तो हमें लगता है कि हमारे कोच बहुत सही बोलते थे, हमने क्या करा, गलत करा उनकी बातों को। जैसे हम नेशनल, मेरा पार्टिसिपेशन है, अगर मैं उनकी सही से बात सुनता तो हो सकता था मेरा नेशनल मेडल लगता। तो क्या होना चाहिए? एक ट्रस्ट रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और रिस्पेक्ट होना चाहिए। मेंटरशिप, मतलब एक सही आपको मेंटर मिल जाए, सही तरीके से गाइड करे आपको, आपकी ये गलतियां हो रही है, ये हो रही है। जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था एंडोरेंस का, किसी खिलाड़ी का एंडोरेंस कम है और उसको हम पावर ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। बाकी उसका एंडोरेंस कम है तो हमने उसको क्या बोला कि आप सर्किट, आप फार्ट लेग ट्रेनिंग करो, आप आधे घंटे रनिंग करो हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। आपका पल्स रेट चेक करो, और साइंटिफिक जाएंगे तो पल्स रेट चेक करो, आपका आज पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट आ रहा है। फिर 4-5 हफ्ते बाद एंडोरेंस ट्रेनिंग देने के बाद हम चेक करेंगे, फिर आपका पल्स रेट ड्रॉप होके 60 आ गया, ठीक है, मतलब आपका एंड्योरेंस इंप्रूव हो गया है। इस तरह की साइंटिफिक ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन, आपको क्या करना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है खिलाड़ी के साथ। अब बहुत से खिलाड़ी क्या होते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, कोच से डरते हैं, ठीक है। तो ये गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कोच और खिलाड़ी के बीच का, तभी तो वो समझ पाएगा कि खिलाड़ी को, जो हमारा स्पोर्ट्समैन है, उसको क्या कमी है, उसकी कमी हम दूर करवाएंगे। साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको उसकी टेक्निक्स बताई थी, गोल सेटिंग थेरेपी, इमेजिनरी टेक्निक्स, वो यहाँ पर आ गई। आप किस तरीके से प्रेशर हैंडल करना है, ठीक है, कंपटीशन में। स्ट्रेस जब आ रहा है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, आपकी परफॉर्मेंस लगातार आप मेहनत कर रहे हो, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है, एंजाइटी आ रही है, तो उससे कैसे बाहर निकलना है। डिसिप्लिन एथिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। पर्सनल डेवलपमेंट बियॉन्ड सपोर्ट शेप कैरेक्टर लीडरशिप, हाँ। अब देखो ये क्या होता है, कोच एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी करता है। जैसे आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, नमस्ते बोलना, ये करना। यहाँ पर जब सेंटर्स में आते हैं तो क्या होता है, जनरली जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक बच्चे में आपको स्कूल में जाओगे तो ये सब चीजें उसमें नहीं दिखेगी। बाकी जो एक स्पोर्ट्समैन रहेगा, उसका एक ओवरऑल कैरेक्टर आपको अलग ही दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज भी किसका होता है, एक कोच का ही दायित्व होता है, ठीक है। मतलब वो एक अच्छा खिलाड़ी बन पाए या ना बन पाए, बाकी वो एक अच्छा सिटीजन बन जाए, सिटीजन, ठीक है, बन जाएगा, सोसाइटी को कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाएगा आगे जाके। और इसके मान लो इसके अपोजिट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये सब चीजें नहीं मिली है, तो सोसाइटी के लिए फिर वो क्या बन जाएगा, एक तरीके से एक प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। मान लो गलत आदतों में पड़ गया, वो नशा करना, ये करना, उसके बाद ड्रग्स लेना, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएगी। उसके बाद कोच का स्पेक्टेटर्स के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, डिग्निटी मेंटेन करनी है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंटेंस सिचुएशन, इसके लिए भी कुछ कुछ रूल्स बने हुए हैं। जैसे हमारा रेसलिंग हो गया, तो रेसलिंग में क्या होता है, दो खिलाड़ियों का मैच हुआ, उसके बाद जब मैच खत्म होता है, तो उसके बाद जो दोनों प्लेयर्स है, ठीक है, एक मान लो इंडिया है और एक मान लो रशिया का, दो अलग अलग प्लेयर है। तो जो इंडिया वाला है फिर वो रशिया वाले कोच के पास जाएगा, उनसे हैंड शेक करेगा, ठीक है, और वो दोनों अपोजिट जाएंगे। इस तरीके से एक प्रोफेशनलिज्म, डिग्निटी मेंटेन रहे, ठीक है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बना रहे। वो लोग ओलंपिक बना ही इसलिए था, जो ओलंपिक का मोटो था वो आप देखोगे तो क्या था, कि पहले तो एंशियंट ओलंपिक में रूल भी था कि जितने समय के ओलंपिक चलेंगे, तो कहीं अगर युद्ध कहीं पर भी चल रहा है तो वो रुक जाएगा। एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप बनी हुई रहे अलग कंट्रीज में,
तो मेन मोटिव तो ओलंपिक का यही था कि एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहे। स्पोर्ट्स के बहाने से क्या होता है आप देखते होंगे, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर अभी नदीम और नीरज चोपड़ा मिले आपस में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के प्लेयर्स जिनके आपस में जमते नहीं कंट्रीज की, तो स्पोर्ट्स के कारण वो कंट्रीज के रिलेशन सुधरते हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहना चाहिए, इंगेजमेंट आपको इंगेज करके रखना है। जैसे हमारे इसमें भी कुछ स्पोर्ट्स मैन जिनको अच्छा नॉलेज है वो कमेंट्री बहुत अच्छी करते हैं, तो उससे क्या होता है एक तरीके से जो स्पेक्टेटर्स रहते हैं वो इंगेज रहते हैं, और बीच बीच में कमेंट्री में उनको रूल्स बताते रहते हैं कि इस तरीके से इस रेसलर ने अटैक करा है तो पॉइंट मिल रहे हैं। इस तरीके से पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है गेम्स की, और इंगेज भी रहते हैं, ठीक है। हैंडलिंग प्रेशर्स, अब प्रेशर हैंडल करना, अब अलग अलग तरह का प्रेशर भी आता है, कोच के ऊपर भी प्रेशर आता है, ठीक है, बहुत सा। जब वो खिलाड़ियों को तैयार करता है तो उसके ऊपर भी एक तरीका प्रेशर्स रहता है, पॉजिटिव